हाल ही में कैमन द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र कैमन द्वीप की राजधानी जॉर्ज टाउन से 209 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप के बाद कुछ तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। कैमन द्वीप समूह कैरेबियन सागर में स्थित है, जो क्यूबा के दक्षिण और जमैका के उत्तर पश्चिम में है। इसमें 3 मुख्य द्वीप ग्रैंड कैमन, कैमन ब्रेक और लिटिल कैमन शामिल है। यह द्वीप मूंगे की चट्टानों, साफ नीला पानी और सफेद रेत वाले समुद्र तट के लिए जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 264 स्क्वायर किलोमीटर है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। इसका मकसद बिम्स्टेक देशों के युवाओं को अनुभव और विचार साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। सम्मेलन का विषय यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में इसकी मेजबानी की घोषणा की थी। इसमें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक्स बिम्स्टेक सत्र भी आयोजित हुआ था। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के 7 देशों यानी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान का आर्थिक और तकनीकी सहयोग संगठन है। भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स खरीदी जाएंगी। ये मिसाइल क्लब एस सिस्टम का हिस्सा हैं और विशेष रूप से पनडुब्बियों के लिए डिजाइन की गई हैं। भारत 20 क्लब एस मिसाइल्स खरीदने की योजना बना रहा है। ये मिसाइलें 300 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती हैं और 400 केजी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। भारतीय नौसेना के पास रूस निर्मित सिंधु घोष क्लास की पनडुब्बियां हैं, जो इन मिसाइलों का उपयोग करेंगी। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1990 में दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद शासन से स्वतंत्रता दिलाई। इसके बाद वे 1990 से 2005 तक नामीबिया के राष्ट्रपति रहे और उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ द नामीबिया नेशन के रूप में सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में नामीबिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की और राष्ट्रीय सुलह की दिशा में काम किया। हालांकि उनकी तानाशाही प्रवृत्तियों और मीडिया पर नियंत्रण रखने के लिए आलोचना भी की गई। इसके अलावा समलैंगिकता विरोध और तीसरे कार्यकाल के लिए संविधान संशोधन को लेकर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 2025 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। यह 14 दिन का अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से आयोजित किया जा रहा है। इसमें विशेष बलों के संचालन की क्षमता और एकजुटता को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी एकत्र करना और विशेष मिशनों को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व, पैराशूट रेजिमेंट और मिस्र का प्रतिनिधित्व मिस्र कमांडो स्क्वाड्रन और एयरबोर्न पलटन करेगी। न्यूजीलैंड ने चीन के साथ कुक आइलैंड्स के समझौते पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यूजीलैंड का कहना है कि कुक आइलैंड ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले न्यूजीलैंड से सलाह मशविरा नहीं किया है और यह समझौता न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा हो सकता है। कुक आइलैंड एक स्वशासित क्षेत्र है। इसका न्यूजीलैंड के साथ फ्री एसोसिएशन समझौता है। ये आइलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा के पश्चिम में और फ्रेंच पोलिनेशिया के पूर्व में स्थित है। इसमें 15 द्वीप हैं जो उत्तर और दक्षिण समूह में बांटे गए हैं। यहाँ के नागरिकों को न्यूजीलैंड की नागरिकता प्राप्त है, जो इन्हें वहां रहने, काम करने और यात्रा करने की स्वतंत्रता देती है और न्यूजीलैंड वित्तीय मदद, रक्षा सहायता और विदेशी मामलों में सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश के राजीव गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भारत का दूसरा चीता आवास बनाया जाएगा। यहाँ दक्षिण अफ्रीका से लगभग 6 से 8 चीते लाए जाएंगे। यह अभयारण्य उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर स्थित है और 368 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ सूखे पर्णपाती जंगल और घास के मैदान हैं, जो चीतों के लिए आदर्श हैं। चंबल नदी इसे 2 हिस्सों में बांटती है। अभयारण्य में चिंकारा, नीलगाय और स्पॉटेड डियर जैसे शिकारियों की पर्याप्त संख्या है। साथ ही यहाँ बाघों और तेंदुओं की संख्या नियंत्रित की गई है, जिससे चीतों का अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बैंक.in और FIN यानी fin.in डोमेन लॉन्च किया है। इसका मकसद ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना है। बैंक.in डोमेन विशेष रूप से भारतीय बैंकों के लिए होगा, जो डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाएगा।
वहीं fin.in डोमेन अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपयोग होगा। इन डोमेन का उपयोग उपभोक्ताओं को वैध वित्तीय सेवाओं की पहचान करने में मदद करना और साइबर धोखाधड़ी के खतरे को कम करना है और इन डोमेन्स के लिए इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी को रजिस्ट्रार के रूप में नामित किया गया है। इजरायली सेना ने नेटजारिम कॉरिडोर से पीछे हटना शुरू कर दिया है। नेटजारिम कॉरिडोर गजा पट्टी का एक क्षेत्र था जो इजरायली सैन्य नियंत्रण में था। यह क्षेत्र इजरायली रक्षा बलों द्वारा गजा युद्ध के दौरान एक रणनीतिक सैन्य क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। यह गजा इजराइल सीमा से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और इसने गजा पट्टी को 2 भागों में बांट दिया है। इसका नाम पहले यहाँ स्थित इजरायली बस्ती नेटजारिम के नाम पर रखा गया था। नीति आयोग ने भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, वित्तपोषण, प्रशासन और रोजगार क्षमता पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को राज्यों और राज्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट 20 से अधिक राज्यों के अधिकारियों और 50 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने रिपोर्ट लॉन्च करते हुए राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के महत्व पर जोर दिया। रिपोर्ट में 80 से अधिक नीतिगत सिफारिशें दी गई हैं जो अनुसंधान, पाठ्यक्रम और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने ड्रग रेजिस्टेंट सुपरबग एसिनेटोबैक्टर बामिनी के बारे में नई जानकारी का पता लगाया है। यह बैक्टीरिया निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। शोध के अनुसार यह अपने हमले के समय टाइप 6 स्रावी प्रणाली को मैग्नीज की मात्रा के आधार पर चालू या बंद करता है। इस दौरान एक छोटा RNA अणु ABSR28 इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब मैग्नीज अधिक होता है तो ABSR28 T6SS के जीन से जुड़कर उसे नष्ट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यह खोज नई दवाओं के विकास में मदद कर सकती है जो इस सुपर बग को कमजोर करने के लिए ABSR28 को टारगेट करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र लॉन्च किया है, जिसे सृजनम नाम दिया गया है, जो एक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है। यह मशीन CSIR NIIST ने बनाई है, जो बिना महंगे भस्मक के खतरनाक कचरे जैसे कि रक्त, मूत्र, थूक और अन्य बायोलॉजिकल अपशिष्ट को कीटाणु रहित कर सकती है। यह संयंत्र प्रतिदिन 400 किलोग्राम अपशिष्ट को संभालने में सक्षम है। इसमें सड़ने वाले अपशिष्ट को भी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। यह तकनीकी किफायती, ऊर्जा बचत वाली और टिकाऊ है, जो भारत के अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ा कदम मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने सोमालिया में उगबाड़ नामक 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना शुरू की है, जिसका मकसद कमजोर समुदायों के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलापन बढ़ाना है। $95 मिलियन की इस परियोजना का मतलब आशा का प्रतीक है। यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और कृषि खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करेगी। परियोजना को अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी गई थी और इसका लक्ष्य स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। आपको बता दें कि सोमालिया में कृषि क्षेत्र लगभग 65% आबादी के लिए मुख्य आर्थिक गतिविधि है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 2024 में 38 रहा, जो 2023 में 39 और 2022 के 40 से कम है। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135वें, श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें स्थान पर रहे हैं, जबकि चीन 76वें स्थान पर है। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में टॉप पर है। इस सूचकांक में देशों को सार्वजनिक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक दी जाती है, जिसमें 0 से 100 तक का स्केल होता है, जहां 0 सबसे खराब और 100 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्यवाही में बाधा डालता है और इससे पर्यावरणीय क्षति होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लसिका फाइलेरिया उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी दवा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 13 राज्यों के 111 प्रभावित जिलों में घर घर जाकर फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयां वितरित की जाएंगी। लसिका फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी गंदे पानी में पनपने वाले क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। इसमें मनुष्य के पांव और अन्य अंगों में सूजन आ जाती है। भारत ने इसे 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो देश के 90% मामले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से हैं। अभी इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए नियमित दवा खिलाकर संक्रमण रोकना अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम अजय योजना की प्रगति की समीक्षा की है। पीएम अजय का अर्थ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना से है। ये 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना है जिसका मकसद अनुसूचित जाति समुदायों में गरीबी को कम करना है। ये योजना रोजगार सृजन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से गाँव में सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करने पर केंद्रित है। साथ ही जिन गांवों में 50% या अधिक एससी आबादी है वहां स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं विकसित करके उन्हें आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि योजना 2021-22 से लागू है, जो 3 योजनाओं का मिला जुलाकर एक रूप है, जिसमें शामिल है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय फोरम का आयोजन 12 से 14 फरवरी तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम एशियन फिशरीज सोसाइटी यानी AFS, मलेशिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत दूसरी बार इस फोरम की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2007 में कोच्चि में 8वें संस्करण का आयोजन हुआ था। इस साल का थीम ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक है। मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत टिकाऊ मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विकास और रोजगार बढ़ने में मदद मिलेगी। यह फोरम एशियाई देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण 11 से 14 फरवरी तक दुबई यानी UAE में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन की थीम भविष्य की सरकारों को आकार देना रखी गई है। यह शिखर सम्मेलन शासन, नवाचार और सतत विकास पर वैश्विक संवाद के लिए मंच प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, सरकारी अधिकारी और वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेकर भारत के मिशन लाइफ को विस्तार से समझाया। इस मिशन की शुरुआत 2022 में की गई थी। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित है। पर्यावरण मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। इसरो और IIT मद्रास ने IRIS नामक एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह चिप शक्ति प्रोसेसर पर आधारित है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग के लिए बनाई गई है। इसरो ने IIT मद्रास के साथ मिलकर के चिप को डिजाइन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय डिजिटल इंडिया RISC-5 पहल के तहत इस परियोजना का समर्थन कर रहा है। यह परियोजना स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर आधारित उत्पादों के विकास को बढ़ावा देती है। जापान के इंजीनियरों ने दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपरकंप्यूटर रेमेई सफलतापूर्वक शुरू किया। यह 20 क्यूबिट वाला क्वांटम सिस्टम दुनिया के 6ठे सबसे तेज सुपरकंप्यूटर फुगाकू से जुड़ा है। अधिकतर क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेमेई ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स तकनीकी पर आधारित है, जहां आयनों को विद्युत चुंबकीय ट्रैप में रखकर लेजर से उनकी क्वांटम स्थितियां नियंत्रित की जाती हैं। फुगाकू के साथ इसे जोड़ने का मकसद भौतिकी और रसायन विज्ञान के जटिल सवालों को हल करना है, जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों के लिए मुश्किल है। यह उच्च क्षमता कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बीते दिनों से बेल विवाह काफी चर्चा में रहा। यह नेपाल की नेवार समुदाय की एक अनोखी परंपरा है, जो महिलाओं को विधवा होने के बाद धार्मिक और सामाजिक बहिष्कार से मुक्त करती है। इस रिवाज में 5 से 9 साल की लड़कियों का बेल फल से विवाह किया जाता है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। चूंकि बेल फल कभी सड़ता नहीं है, इसलिए लड़की को जीवन भर सुरक्षा और विधवा होने से मुक्ति मिलती है। इस विवाह में लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और पुजारी हिंदू रीति रिवाज से मंत्रों के साथ कन्यादान करते हैं। बेल विवाह नेवार महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और धार्मिक गरिमा सुनिश्चित करता है। यह नेवार महिलाओं के 3 विवाहों में से पहला है, जिसके बाद गुफा रखने, सूर्य से विवाह और फिर मानव पति से विवाह होता है। यह परंपरा नेवार समुदाय की आध्यात्मिकता, सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भारत के प्रधानमंत्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को ढोकरा कलाकृति भेंट की, जो भारत की समृद्ध हस्तकला को दर्शाती है। पीएम मोदी द्वारा मैक्रों को उपहार में दी गई 2 ढोकरा कलाकृतियां सोने की धातुओं से बनी और पत्थरों से जड़ी हुई हैं, जो सरोद और तबला बजाते हुए संगीतकारों को दिखाती हैं। ढोकरा 4000 साल पुरानी धातु ढलाई कला है, जिसमें मोम के सांचे से पीतल, तांबे की मूर्तियां बनती हैं। इस कला के लिए सटीक और जटिल शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है और संरचनाएं आमतौर पर पीतल, निकेल और जस्ता जैसी धातुओं से बनाई जाती हैं। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि में प्रचलित है। बस्तर ढोकरा कला को 2008 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। वहीं आदिलाबाद ढोकरा कला को 2018 में GI टैग मिला।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकने वाले टोबिन टैक्स पर विचार कर रही है। यह टैक्स विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाता है, जिसका मकसद अल्पकालिक सट्टेबाजी को रोकना है। यह कर 0.1% से 0.5% की रेट से लगने वाला छोटा सा शुल्क है, जो करेंसी कन्वर्जन यानी मुद्रा विनिमय पर लगता है। इसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव कम करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने 1972 में इसे प्रस्तावित किया था। यह विचार ब्रेटन वुड्स प्रणाली के टूटने के बाद मुद्रा बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए था। टोबिन का कहना था कि यह टैक्स सट्टेबाजी की गति को धीमा करके बाजार को स्थिर करेगा। नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किया है। इस सम्मेलन की थीम एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार रखी गई है। इस सम्मेलन यूनानी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञों, उद्योगों, शिक्षा और शोध संस्थानों ने भाग लिया। बता दें कि हकीम अजमल खां भारत में यूनानी चिकित्सा के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2016 से उनकी जयंती पर मनाया जा रहा है। मिशन अमृत सरोवर ने जल संकट से निपटने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। यह मिशन अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। इस मिशन के तहत जनवरी 2025 तक 68,000 से अधिक तालाबों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य 50,000 से भी अधिक है। ये सरोवर भूजल और सतही जल की आवश्यकता बढ़ाकर टिकाऊ जल स्रोत सुनिश्चित कर रहे हैं। यह पहल सरकार की जल संरक्षण प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के कल्याण पर भी ध्यान देती है। अगले चरण में जन भागीदारी के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाने, जलवायु अनुकूलन को मजबूत करने और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी परियोजनाओं के साथ जोड़कर लागू किया जा रहा है। भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम को उन्नत कर रहा है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का विकास अंतिम चरण में है और इसका उत्पादन 2027-28 को शुरू हो सकता है। यह मिसाइल हल्की, छोटी और अधिक कुशल होगी, लेकिन इसकी क्षमता पुराने मॉडल जैसी ही रहेगी। ब्रह्मोस एनजी की रेंज 290 किलोमीटर होगी, जिसे 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, और यह सुखोई 30 MKI जैसे विमान और हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर फिट हो सकती है। यह मिसाइल 3.5 मैक की गति से उड़ सकती है और इसमें बेहतर रडार तकनीकी होगी। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों ने इस मिसाइल में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस की आपूर्ति फिलीपींस को हो चुकी है और इंडोनेशिया से भी बातचीत अंतिम चरण में है। एस्टेरॉइड 2024 YR4 के 2032 में पृथ्वी से टकराने की 2.1% संभावना है, जबकि 97.9% संभावना है कि यह सुरक्षित रूप से गुजर जाएगा। अगर टक्कर होती है तो यह 22 दिसंबर 2032 को हो सकती है। एस्टेरॉइड 2024 YR4 का पता नासा के चिल स्थित एस्टेरॉइड एस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने 2024 के अंत में लगाया था। वैज्ञानिकों ने इसके संभावित टकराव स्थल का अनुमान लगाया है, जो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, अरब सागर और अफ्रीका के लिए खतरा बन सकता है। खासकर वेनेजुएला, इंडिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश इसके जोखिम क्षेत्र में आते हैं। फिलहाल यह सिर्फ अनुमान है। वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग कर इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।